जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आप उत्तराखंड के जो गांव में प्रधान हैं उनके बारे में बताता हूं। प्रधानों को लेकर आज भी लोगों की गांव में बड़ी श्रद्धा रहती है। हर कार्य में प्रधान को बुलाने की परंपरा रही है और प्रधान को आज भी भले उनके पास कोई पद न हो, कोई अधिकार न हो, लेकिन एक श्रद्धा भाव से ये किया जाता है कि वे गांव के अभी भी संरक्षक है। प्रधान चाहे वो लोग शहरों में भी हैं, लेकिन याद रखते हैं लोग कि फला गांव का फला हमारा प्रधान जी है। और प्रधान जी को ये रहता है कि हर कार्य मतलब मुख्य जो शुभ कार्य होते हैं प्रधान जी भी आ जाएं तो अच्छा रहता है। वास्तव में प्रधान कौन होते थे और ये प्रधानों की व्यवस्था क्या थी, इसी तरह गढ़ नरेश की मैं बात करूँगा। और ये भी गोरखियाली शासन से पहले आने से पहले की बात, तब किस तरीके से इनका शासन था। गढ़वाल में पंवार और कुमाऊं में चंद नरेश, इनकी जो शासन व्यवस्था थी लगभग एक ही तरह थी। हालांकि थोड़ा पदों में और दूसरे उसमें अलग थोड़ा भिन्नता जरूर थी, नाम भी जरूर अलग हो सकते होंगे, लेकिन व्यवस्था लगभग एक ही समान की थी। तो अब बात करते हैं प्रधान। प्रधान आज भी गांव में माने जाते हैं कि सभी जानते हैं कि गांव में प्रधान कौन है। बाकी भले ही थोकदार और भी पद भूल गए हो, पर प्रधान याद है। तो प्रधान कौन थे? वास्तव में थोकदार परगने में प्रत्येक गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों में से किसी एक को प्रधान पद पर नियुक्त कर उसे गांव से राजस्व की वसूली का काम सौंपता था। प्रधान का पद तब अस्थायी होता था और उसे थोकदार हटा भी सकता था, परंतु आम बाद में ये रहा कि व्यवस्था वंश अनुगत हो गई, यानी वंश में जो पिता के बाद पुत्र को प्रधान का पद भी मिलने लग गया था। प्रधान प्रतिवर्ष थोकदार को निम्न नजराना दिया करता था। जैसे किसी गांव में किसी की बेटी की शादी हुई तो 2 रुपया नगद पिटाई, मतलब 2 रुपये उसको देने थे। पिटाई कहते जब कोई मेहमान आता है और उसको हल्दी और चावल से टीका लगाया जाता है तो उस समय जो पैसा दिया जाता है वो पिटाई कहला जाती है, पिटाई। इसी तरह यदि गांव में कोई बकरा मारा जाता है, जब बकरे खाते थे लोग, क्योंकि पशुपालक समाज तो था ही, तो उसमें एक रान मानी एक जांग से नीचे का जो हिस्सा होता है, पूरी टांग जो पट्टी, उसको रान कहते थे, वो भी प्रधान को दिया जाता था। और प्रधान जो है इसको आगे थोकदार को देता था। ये कह श्रावण के महीने में एक मुंगरी मतलब जो ये हम कहते हैं मक्का, तो मकई का एक पूरा जो टोकरी होती थी छोटी, वो प्रधान पूरे गाँव से इकट्ठा करके थोकदार को देता था। और यही नहीं, सबसे गजब ये बात थी कि जब किसी गाय या भैंस ब्याह जाती थी, ब्याहने का मतलब ये है कि जब उनका बच्चा होता था तो उसमें से एक माणा यानी आधा शेर, तब यही वहाँ पे प्रणाली थी नापने की, ये जो घी वगैरह है, या तो एक माणा जो घी था वो थोकदार को प्रधान पहुँचाता था। और सारे गढ़ राज्य में लगभग यही व्यवस्था थी। तो मुख्यतः जो प्रधान थे वे गांव की जो भी छोटी सी प्रशासनिक व्यवस्था है, आप ये कह सकते हैं, उसके प्रमुख होते थे। और ये जो राजस्व गांव से वसूला जाता था उसको थोकदार कर पहुंचाते थे और थोकदार आगे राज के दरबार तक इनको पहुंचाते थे। तो अब बात करते हैं गढ़वाल में किस तरीके से राजवंश तब चल रहे थे। गढ़ नरेश सबसे प्रमुख राज्य अधिकारी होता था और गढ़वाल में उनको बोलांदा बद्रीनाथ भी कहा जाता था। बोलांदा बद्री का मतलब है कि बद्रीनाथ जी वहाँ के जो इष्ट देव हैं, बोलने वाले, यानी वो न्याय देते थे, न्याय के देवता। तो न्याय के दिए कि चूँकि बोलते थे तो वो उनको बोलांदा बद्री कहते थे। और उनका दर्शन शुभ करना जो है शुभ माना जाता था। यदि कोई राजा के दर्शन कर लेता था तो वो शुभ माना जाता था। राजा के प्रति निष्ठा रखना नमक हलाली तथा उनको विरोध करना नामक हरामी में गिना जाता था। परंपरा तथा जन भावना दोनों के अनुसार राज्य की समस्त भूमि, वन, खनिज आदि जो भी संपदा थी उसकी वास्तविक जो स्वामी होता था वो राजा होता था। उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की जो पुस्तक है उत्तराखंड का इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास, इसमें वो लिखते हैं कि गढ़वाल में जो राजा थे वहाँ के गढ़ नरेश निरंकुश शासक नहीं थे।
उन्हें अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से तथा प्राचीन परंपराओं का आदर करते हुए शासन करना पड़ता था। इसी तरह अंग्रेज जो थे विलियम्स, उन लोग लिखते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य दीवान, दफ्तरी, वजीर, फौजदार और नेगी हुआ करते थे और इनके पद विभिन्न परिवारों में परंपरागत चले आते थे। इसी तरह कोठार हस्तलेख के अनुसार गढ़ नरेशों के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला था। हालांकि मौला राम ने उनके स्थान पर ओझा गुरु का उल्लेख किया है। धर्माधिकारी का पद गढ़ नरेशों के राजकाल में हमेशा बना रहा। राजा के बाद दूसरा पद होता था मुख्यमंत्री का, जो प्रधानमंत्री होता था, और कहीं जाए इनको वजीर कहा गया है और कहीं जाए इनको मुख्तार कहा गया है। मुख्तार राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था और यदि कोई कमजोर जब नरेश होते थे तो उनके राजकाल में मुख्तार सभी शक्तियां अपने हाथों में ले लेते थे। इनके अलावा अन्य मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। गढ़ नरेशों के शासन में एक पद और होता था, वो था दफ्तरी। वास्तव में राजकीय कार्यालय का महानिदेशक था और उसका जो कार्यालय होता वो राजधानी में होता था। उसके सहायक परगना दफ्तरियों के दफ्तर विभिन्न परगने में या प्रत्येक परगने में होते थे और राजा के परामर्श पर दफ्तरी जो है राज कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश या फरमान या परवाना जिसको कहते हैं वो भेजते थे, प्रचारित करते थे, प्रसार करते थे। उसका कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, पुरस्कार, दंड आदि के सभी आदेश जो है उसी के द्वारा दिए जाते थे। हालांकि आज के कालखंड में तो यदि दफ्तरी कहें तो वो बहुत ही, दफ्तरी का मतलब यह है कि जो पियोन या चपरासी स्तर के व्यक्ति को कहा जाता है, लेकिन दफ्तरी एक ज़माने में बहुत बड़ा पद होता था। इसके अलावा एक और पद होता था फौजदार। ये मुगल कालीन फौजदारों के समानी परगनों के सैनिक शासक थे और उनका कार्य अपने परगने में सुव्यवस्था रखना, सीमांत की रक्षा करना, राजस्व की वसूली करना और ज़रूरत पड़ने पर राजा के आदेश पर अपनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचना होता था। इसी तरह एक और पद होता था गोलदार। ये राजधानी के सुरक्षा अधिकारी होते थे। वे अपने सैनिकों से, जिनकी वो स्वयं ही नियुक्ति करते थे, राजकोष, राज्यसभा, दफ्तर तथा दूसरे महत्वपूर्ण कार्यालय जो भी थे उनकी सुरक्षा करते थे। गोलदार के सैनिक रात में भी राजकोष तथा राजप्रसाद के बाहर पहरा देते थे। राजधानी के बाहर जब भी राजा जाते थे तो उनके जो शिविर लगते थे उनकी सेवा भी यही गोलदार और उनके सैनिक करते थे। गोलदार के सहायक को या नायब को दीवान कहा जाता था। उसके कार्यालय में एक अधीक्षक होता था, उसको लेखवार कहते थे। इसी तरह फौजदारों और गोलदारों की सेना में जमादार नाम का एक छोटा सैन्य अधिकारी भी होता था। इसके अलावा नेगी भी वहाँ एक पद होता था। प्राचीन सम्राट परिवारों के प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था और महत्वपूर्ण कार्यों के अवसर पर उनसे परामर्श लिया जाता था और उनके जो परिवार का जो खर्च वहन करने के लिए कुछ उनके वृत्ति अथवा रोजीना या दैनिक व्यय दिया जाता था। और यह नेगी का जो पद था या वंश परंपरागत रहता था। वैसे नेगी जो ये कास्ट बनी है, जो जाति है, वह इन्हीं पद की वजह से बनी है और नेगियों पर एक मेरी वीडियो ऑलरेडी पहले से इस चैनल में है। नेगियों पे, रावतों पे, या जैसे बिष्ट है, बिष्ट भी कुमाऊं चंद में जो चंद नरेश थे उनका एक पद होता था। धर्माधिकारी का पद जो है वो कोई ब्राह्मणी इसमें होता था। वह विद्वान और चरित्रवान ब्राह्मण होता था। वैसे मौलाराम के ग्रंथों में कुछ अन्य कर्मचारियों का भी पता चलता है। इसमें तीव्रगामी जो संदेह भाग होते थे उनको चंड कहलाते थे। राजसभा तथा राजप्रसाद में चपरासी या अर्दली का कार्य करने वाले को चाकर तथा राजा के यहाँ चांदी का दंड लेकर चलने वाले सैनिक चौबदार कहलाते थे। राज परिवार के सेवकाओं को खवास या खवासन कहा जाता था। खवास राजा या चमर भी डुलाते थे, राजा पर जो घुमाते थे। और मोदी जो थे वो राज परिवार तथा राज्य के अतिथियों के लिए निश्चित दर पर भोज्य सामग्री जुटाते थे। वकील पड़ोसी राज्यों में तथा मुगल दरबार में राजा के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे। अब होते थोकदार। थोकदार जो है राज्य के विभिन्न परगनों में राजस्व की वसूली करते थे और जो कमीन, सयाना या बुढ़ेरे भी इनको कहा जाता था। कुछ इलाकों में अलग अलग नाम थे। जैसे सलाण के थोकदार को कमीन कहते थे। वे अपने परगने के गांवों से राजस्व की वसूली करते थे और उन्हें अपने परगने की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व अधिकार नहीं दिया जाता था। गढ़ राज्य के उत्तरी भागों के जो थोकदार थे वो सयाना तथा भोटांतिक प्रदेश के थोकदार बूढ़ा या बुढ़ेरे कहलाते थे। सयाना या बुढ़ेरों को भूमि स्वामित्व के दो प्रकार के अधिकार थे। कुछ ग्रामों में उनकी
खुद काश्त भूमि थी तथा परगन्ने के ग्रामों की कृषि उपज का भी उन्हें कुछ अंश मिलता था। कमीण, सयाना या बुढ़ेरे को अपने परगन्ने के प्रत्येक गांव से थोड़ा सा नजराना मिलता था। अपने गांव में उसे थोकदारी भूमि मिली होती थी जिस पर कोई राजस्व नहीं देना पड़ता था। वह अपने परगने के अंतर्गत प्रत्येक पदान से कुछ नजराना प्राप्त करता था और थोकदार का पद वंश परंपरागत होने लगा था बाद में। और इनके नीचे होते थे पदान। और जैसे कि मैंने शुरू में पदानों के बारे में, जो पदान देते थे नजराना इनको, जो थोकदारों को, उस बारे में जीतू बगड़वाल के पवाड़े में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस पवाड़े के अनुसार मानसा के राजकाल में कमीण को कुछ भूमि के अतिरिक्त विशेष प्रकार का जामा यानी अंगरखा भी राज्य की ओर से दिया जाता था। इस पवाड़े के में यह भी मालूम होता था कि कमीण की पुत्रियों के विवाह पर पिठाई तथा गाय भैंस के ब्याहने के अवसर पर घी दिए जाने के अतिरिक्त घराट की पिसाई का भी कुछ अंश मिलता था। घराट यानी जिसमें गेहूँ पीसा जाता था। और इसी तरह राज्य के दूरस्थ भागों के कमीण अनब्याही पुत्रियों पर, सूखी हुई गाय भैंसों पर तथा बंद घराटों पर भी कर लगाने से चूकते नहीं थे। ये उनकी मनमानी होती थी। और सयाना को सरदार भी कई जगह कहा जाता था। अब ये बात भी है कि ये जो भी जितने कर्मचारी इनके काम करते थे उनको वेतन, भत्ता या पेंशन, कुछ भी जो सेवानिवृत्ति होने पर जो या पदोन्नति या जो भी होते उसके कोई नियम नहीं थे। या किस पद पर कौन कितनी आयु पे इसका तैनात होगा, या उनकी कोई शैक्षिक योग्यता हो, या कोई वेतन साल में बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सब परिस्थिति के अनुकूल होता था। या राजा या उनके जो अधिकारी थे बड़े, वे खुश होके पे या उनसे वो जो प्रभावित हो जाते थे तो वो उनके पैसा या ये भी चीज़ें बढ़ा लेते थे। ये जो राज्य कर्मचारी थे उनका जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ को जागीर रूप में दी जाती थी, कुछ को भूमि तथा कुछ को दैनिक व्यय के लिए कुछ नगर राशि देने की प्रथा थी। कुछ कर्मचारियों को प्रत्येक फसल पर गांव से कुछ अन्न नाली के रूप में मिलता था। कर्मचारियों को यहाँ तक कि सैनिकों और गणिकाओं को भी अपना वेतन प्राप्त करने के लिए राजा से रुक्का लेकर परगना अधिकारियों के पास जाना पड़ता था और वे राजस्व की आय से रुक्का लाने का भुगतान करते थे। और ये भी कहा जाता है कि कई बार तो ऐसे रुक्कों को लेकर 30 कोस या उससे अधिक दूर तक जाना पड़ता था। राज्य में जो पूरा ढांचा था, ये जो इतने कर्मचारी थे, इनका ये काम ये भी होता था कि राज्य में जो भी अपराधी हो रहा है या बाहर से आक्रमण हो रहा है या दूसरे लोग यहाँ घुस आए हैं किस तरीके से, तो जो भी थी ये सूचना उनको राजा को दे देनी होती थी या अपने उच्च अधिकारी को। अपराध हो जाने तथा कभी कभी विरोधियों से जो झूठी सूचनाएं मिल जाती थी, इस पर राज्य कर्मचारियों की कई बार जागीर या वृत्ति या रोजीना जो था वो छीन लिया जाता था। तो यह थी व्यवस्था तब के गढ़ नरेशों की। और पदान, बाकी शब्द तो भूल गए लेकिन पदान शब्द आज भी आ रहा क्योंकि यह उस प्रशासनिक इकाई की सबसे जो छोटी इकाई थी। और उनके जो गांव में अक्सर में ये होता था कि कोई सम्मानित व्यक्ति को ही प्रधान का पद दिया जाता था और बाद में वंश से परंपरागत होते चला गया। और इसलिए लोगों के इनके प्रति आज भी श्रद्धा भाव रहता है। आज की प्रशासनिक इकाइयाँ तो अब दूसरी तरह की हो गई हैं। प्रधानमंत्री हैं, फिर स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, फिर ज़िले में भी कई तरह के, या अफसर में कहे तो डीएम सबसे बड़ा हो जाते हैं। अब ब्लॉक स्तर आने के बाद ये गांव स्तर पे, और गांव में भी ग्राम प्रधान या पंचायत सदस्य वगैरह कई तरह के नया सिस्टम आ गया है। लेकिन जो प्रधान का सिस्टम था या इससे आगे थोकदार और भी जो आगे तक राजा तक पहुंचता था, ये पुरानी इस तरह की सी ये प्रणाली थी, एक ढांचा था, एक का प्रशासनिक ढांचा। यह बात मैंने सिर्फ एक जानकारी देने के लिए दी है, या ऐसा भी होता था। इस तरह की मैं और भी आपको जानकारी देता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको चंद नरेशों की भी इस तरह की प्रशासनिक इकाई की आपको जानकारी दूँ। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल एक मिशन के तौर पर लाया गया है। मेरे मिशन का हिस्सा बनिए, आपसे आग्रह है, तभी यह मिशन सफल होगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।